Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. बेटा हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. फॉर अ क्विक रिवीजन यू कैन सी कि हमने ये चैप्टर में डिवाइड कर दिया था इसको पार्ट्स में. जो एनसीईआरटी की हेडिंग्स हैं हम वो कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं. एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं. हमने फूड प्रोसेसिंग कर लिया है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग में माइक्रोब्स काम करते हैं. हमने इंडस्ट्री में काम पढ़ लिया है माइक्रोब्स का. सीवेज ट्रीटमेंट और एनर्जी जनरेशन कर लिया है. अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. तो उसके लिए हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे. शॉर्ट में उसके नोट्स भी बनाएंगे जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं, वो आप कॉपी में लिखेंगे. और इसके अलावा एनसीईआरटी की हेडिंग और सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे. तो अब आती है बेटा आपकी नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. हमेशा की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक को स्प्लिट करके समझेंगे कि हम इसमें पढ़ना क्या चाहते हैं. ठीक है, सबसे पहले वर्ड पे आते हैं, दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट. ठीक है, हम एक वर्ड पे आते हैं जो लिखा हुआ है बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट मतलब किसी एजेंट की बात कर रहा है. किस एजेंट की बात कर रहा है, माइक्रोब्स एज एजेंट. मतलब हम एजेंट यहाँ पर किसको बना रहे हैं बेटा, माइक्रोब को बना रहे हैं. एक माइक्रोब मतलब एक बैक्टीरिया, एक फंगस, एक वायरस, जितने भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोब, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंगस हो, कोई वायरस हो, इसको हम एज एन एजेंट यूज करें. किस चीज़ के लिए एज एन एजेंट यूज करें, बायो कंट्रोल. क्या एजेंट का काम कर रहा है ये माइक्रोब, बायो कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल कर रहा है मतलब कि या तो इसकी ग्रोथ को रोक रहा है और या इसको किल कर रहा है. ठीक है, दो चीजें आप बोल सकते हैं, रिटार्ड्स ग्रोथ या किल्स. मतलब ये माइक्रोब जो है वो ग्रोथ को रोक रहा है, उसको बढ़ने को रोक रहा है या उसको मार रहा है. किसको, किसी बायो यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म को. समझ रहे हो आप. देखो माइक्रोब भी एक ऑर्गेनिज्म है, पर ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है. ये ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोब अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है या मारता है उसे, तो हम उसको किस तरह से यूज करें इस माइक्रोब को, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट. माइक्रोब ने किसी और बायोलॉजिकल एंटिटी यानी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के एजेंट का काम किया. ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली बात. अब आते हैं बायो कंट्रोल एजेंट हम कर रहे हैं, तो चैप्टर का नाम ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. मतलब ये माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट यूज होके कोई ना कोई हमारा फायदा कर रहा होगा, यानी इस ऑर्गेनिज्म को मारने से हमारा कोई फायदा हो रहा होगा. मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई नुकसान कर रहा होगा, तभी माइक्रोब ने इसको मारा, इसलिए हमारा फायदा हुआ. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये कोई ऐसा इंसेक्ट या कीड़ा हो सकता है जो कि पेस्ट का काम कर रहा है ऑन प्लांट्स, ऑन क्रॉप्स. हमारी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें पेस्ट का काम कर रहा है. इंसेक्ट आप सबको पता है आर्थ्रोपोडा में आते हैं. आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक क्लास आती है इंसेक्ट. इंसेक्ट तो दुनिया में बहुत सारे, आर्थ्रोपोड वैसे भी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है. उसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट या क्रॉप को सड़ा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को कम कर रहे हैं, उनके यील्ड को कम कर रहे हैं. यानी वही इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, पेस्ट का काम कर रहे हैं. सारे इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते, वो इंसेक्ट जो प्लांट या क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं. तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो पेस्ट का काम कर रहा है, तो कोई माइक्रोब अगर इसको खा जाए तो प्लांट नहीं सड़ेगा, यानी इस माइक्रोब ने ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई हेल्प करी. ठीक है, ऐसे ही बेटा कोई चीज़ हो सकती है, जैसे हो सकता है आपको वीड्स को मारना हो. आपको कोई हर्ब क्या होता है, छोटा प्लांट होता है. हर्ब क्या होता है, छोटा प्लांट होता है. ठीक है, उसी को आप वीड कहते हो अगर वो कोई नुकसान पहुंचा रहा है. जैसे गेहूं की खेती करते हैं तो साथ में बथुआ आ जाता है, तो हमको उस वक्त वो डिज़ायरेबल नहीं है, तो वो वीड का काम करता है. वीड कहाँ पर होता है, प्लस क्रॉप.
क्रॉप्स जहाँ होती हैं उनके साथ कोई अनवांटेड अगर हर्ब आ जाता है तो उसको हम वीड कहते हैं। तो आपको मान लीजिए वीड को मारना है, ये आपने माइक्रोब जो है अपने आप ने इसने वीड को मार दिया तो भी ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प हुई। ठीक है, मैं कई बार जब ये टॉपिक जहाँ पर भी आता है आपको ये समझाती हूँ और फिर से समझा रही हूँ। चाहे इंसेक्ट पेस्ट हो या कोई हर्ब हो जो वीड का काम कर रहा हो, इसको मारने के कई तरीके होते हैं। आप इसको मारने के लिए नंबर 1 इस पे केमिकल्स छिड़क सकते हैं। नंबर 1 आप इस पे केमिकल्स छिड़क के इनको मार सकते हैं, पेस्ट को मार सकते हैं, वीड को मार सकते हैं। वो केमिकल जो आप पेस्ट पे छिड़केंगे उसको आप क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड। वो केमिकल जो आप वीड पे छिड़केंगे उसको आप क्या बोलेंगे? वीडीसाइड। यहाँ पर माइक्रोब का कोई यूज नहीं है, ये तो आपने केमिकल उन पर छिड़का, उस कीड़े पर और उस वीड पर आपने केमिकल छिड़का जिससे ऐसा हुआ। पर केमिकल्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स होते हैं। अगर कभी शॉर्टकमिंग्स वर्ड आ जाए तो शॉर्टकमिंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे आप इस पर छिड़कोगे तो छींटे तो इस पर भी जाएंगे जिस प्लांट पर वो है। आप इस पर छिड़कोगे अगर केमिकल तो छींटे तो इस पर भी जाएंगे जो क्रॉप के पास वो उग रहा है। अब ये क्रॉप और ये प्लांट, ये क्रॉप आपने खानी है तो केमिकल्स इकट्ठा होते जाते हैं। अब वो केमिकल्स इकट्ठा होंगे हमारे पेट में जाएंगे तो खराब ही है। तो इस तरह से इसके ड्रॉबैक्स होते हैं कि केमिकल्स अनहेल्दी बनाते हैं उस क्रॉप्स को, क्योंकि इसको जब हम मारते हैं तो साथ में क्रॉप्स भी वो एक्यूमुलेट होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी खराब करते हैं। ड्रॉबैक में आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? केमिकल्स एक्यूमुलेट, फॉर एग्जाम्पल लिख रही हूँ, भी एनसीईआरटी से सब कवर करेंगे तो आपको इजी होगा समझना अगर आप एक बार जस्ट समझ लेंगे। ऑन क्रॉप्स, आगे आप और क्या लिख सकते हैं? केमिकल्स एक्यूमुलेट ऑन क्रॉप्स एंड मेक देम अनहेल्दी टू ईट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप? सॉइल फर्टिलिटी को भी खराब करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी इज हैम्पर्ड या ऑल्टर्ड या डिक्रीज, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि आखिर में आप ये केमिकल छिड़क रहे हो तो ये सब क्रॉप्स और प्लांट्स कहाँ पर है? मिट्टी में ही तो है, मिट्टी पर भी छींटे जाएंगे तो केमिकल मिट्टी को भी, उसकी फर्टिलिटी को भी खराब करती है। इस तरह से बहुत सारे कुछ शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स होते हैं केमिकल्स को यूज़ करने के। ये एक तरीका होता है इनको मारने का। पर आप सोचो दुनिया में कितने हज़ारों प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, क्रॉप्स कितनी ज़्यादा हो गई, हम कितने केमिकल छिड़केंगे? तो नेचर का अपना तरीका है कि हम तो केमिकल छिड़कते हैं, पर हमारे केमिकल छिड़कने से हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नेचर में खुद से ही क्या हो रहा है बेटा? बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं, या हो सकता है वो माइक्रोब ना हो, सिर्फ कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मतलब जो कि बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म ना हो, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ना हो, कोई और ऑर्गेनिज्म हो। ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स ये भी क्या करते हैं? खुद पर खुद इस पेस्ट को मारते हैं, खुद पर खुद इस वीड को मारते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अपन के पास दो तरीके हैं, कोई प्लांट है या क्रॉप है, उस पर कीड़ा लग जाए तो हमको दिक्कत है, उसके पास कोई वीड आ जाए तो हमको दिक्कत है। तो हमें इस कीड़े को और इस वीड को मारना है तो हम तो केमिकल छिड़क ही सकते हैं, पर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि नेचुरली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऐसा हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है तो आप इसी पेस्ट, आखिर ये ऑर्गेनिज्म इस वक्त क्या काम कर रहा है? पेस्ट को मारने का ही तो काम कर रहा है। पेस्टिसाइड मतलब क्या हुआ? पेस्टसाइडल, पेस्ट प्लस साइडल से बना है पेस्टिसाइड, और साइडल का मतलब होता है किलिंग, यानी पेस्टिसाइड क्या हो गया? पेस्ट किलिंग। अब पेस्ट को जो भी मार रहा है उसको आप पेस्टिसाइड बोलेंगे। पेस्ट को तो ये केमिकल भी मार रहा है, पेस्ट को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मार रहा है, तो ये भी पेस्टिसाइड का काम कर रहा है। वीडीसाइड वैसे ही अब क्या हो जाएगा? वीड किलिंग। ठीक है, तो ये केमिकल वीडीसाइड का काम कर रहा है, वीड को मार रहा है। ये भी तो वीडीसाइड का काम कर रहा है, वीड को मार रहा है।
पर अगर आपने पेस्टिसाइड वीडिसाइड लिखा है तो मैं केमिकल समझूंगी, और आगे आपने बोला कि कोई केमिकल नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बायोलॉजिकल चीज यही काम करिए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बायोपेस्टिसाइड। अब ये क्या हो गया? बायोपेस्टिसाइड हो गया। पेस्ट किलिंग तो है, पर पेस्ट किलिंग एजेंट केमिकल नहीं है। पेस्ट किलिंग एजेंट कोई बायोलॉजिकल चीज है, कोई ऑर्गेनिज्म है। वैसे ये क्या हो गया? अगर वीड को ऐसे मार रहे हैं तो बायोवीडिसाइड। बेटा आपको जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी एंड उसका एप्लीकेशंस पढ़ाए हैं तब मैंने ये सब आपको इतनी ही डिटेल में, बल्कि और डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। जो बच्चे वो लेक्चर लगा चुके हैं वो यहाँ से स्किप करके आगे यहाँ से समझना शुरू कर सकते हैं। जो आप पढ़ाऊंगी ये वही चीज़ आपको फिर से बता रही हूँ जिन बच्चों ने बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर ना लगाया हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड हो गया, बायोवीडिसाइड हो गया, ठीक है। तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये बायो ही तो है, ये पेस्ट भी एक कीड़ा है, बायोलॉजिकल चीज हो गई। वीड भी एक हर्ब ही तो है, एक पौधा ही तो है, बायोलॉजिकल ही तो हुआ। इसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये कैसा काम कर रहे हैं? बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहे हैं। यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप माइक्रोब पढ़ रहे हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट। आप किसको कंट्रोल कर रहे हैं? किस बायो को कंट्रोल कर रहे हैं? पेस्ट को या वीड को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कौन से एजेंट से? ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, या वही ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो हम मेजरली कौन सा पढ़ेंगे? जो माइक्रोब बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहे हैं, और उसमें भी मेजरली हम पेस्ट कंट्रोल पे बात करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे। क्योंकि अगर माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज हो रहा है तो केमिकल की तो बात कर नहीं रहे, इसकी बात कर रहे हैं। तो बायो पेस्टिसाइड हो गया। देखो बायो पेस्टिसाइड, बायोवीडिसाइड, उसमें भी हम मेजरली क्या पढ़ेंगे? बायो पेस्टिसाइड। और मेजरली क्या पढ़ेंगे? बाकी ऑर्गेनिज्म की जगह माइक्रोब पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए पढ़िए मेरे साथ आप यहाँ पर। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट इंसेक्ट्स होते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट इंसेक्ट्स होते हैं। और इन इंसेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है? प्लांट को डिजीज हो रहा है। तो हम उस डिजीज को, यानी उस पेस्ट को, उस कीड़े को कंट्रोल करेंगे तो डिजीज कंट्रोल हो जाएगी। और उसके लिए आपने केमिकल ना यूज करके कोई बायोलॉजिकल मेथड का यूज करा, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल। ठीक है, तो बायो की हेल्प से आपने कंट्रोल किया, ना कि केमिकल की हेल्प से। यहाँ से आप एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th के हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी देंगे, वो डेफिनेशन के फॉर्म में इसको कॉपी में लिखेंगे। In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals. आप केमिकल्स यूज कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं केमिकल्स से इनको कंट्रोल करने की। By use of insecticide and pesticide, ये जो आप छिड़क रहे हो पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए, वो इंसेक्ट ही है, तो आप इसी को और क्या कह सकते हो? इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके इसको कंट्रोल कर रहे हो। These chemicals are toxic. अब ये केमिकल्स क्या होते हैं बेटा? टॉक्सिक होते हैं and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment. ये हमारे, देखो शॉर्टकमिंग बता रही थी ना आपको, पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। किसको किसको? सॉइल को, सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर रहे हैं, ग्राउंड को खराब कर रहे हैं, वाटर को खराब कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली सॉइल का कुछ पानी उसके ऊपर, मिट्टी के साथ थोड़ा पानी वाटर के जो भी बॉडीज हैं उनमें भी जाएगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, फ्रूट्स को खराब कर रहे हैं। अब इन प्लांट्स के ऊपर जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं उनके ऊपर अगर केमिकल, टॉक्सिक केमिकल के छींटे आएंगे तो वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो क्रॉप्स, वो भी तो पॉल्यूट हो रही हैं। आवर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। और जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से पॉल्यूशन हो रहा है, वैसे ही वीडिसाइड से भी क्रॉप्स खराब हो रही हैं और सॉइल खराब हो रही है। ठीक है, तो ये शॉर्टकमिंग्स आप दोनों पे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों से जुड़े हुए क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, ग्राउंड खराब हो रहा है, वाटर बॉडीज खराब हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है इन सब में। तो ये आपको जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख भी दिया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस को ही हम पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। अब इसको हम कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ते हैं। पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, ठीक है। हम पेस्ट पे अब आ गए, वीड्स वीडिसाइड भूल जाए, पेस्ट इंसेक्ट को ध्यान रखें और उसके हिसाब से पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस में देखो, इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। देखो केमिकल्स तो हम छिड़क ही सकते हैं, पर हम इस चैप्टर में वो नहीं पढ़ रहे। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल के अलावा आप क्या कर सकते हो, नेचुरल प्रिडेशन की हेल्प ले सकते हो। ये क्या होता है, अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मार्क करेंगे, है ना। बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, मतलब कि जितनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा फ्लोरा फौना होंगे, उतना हेल्थ अच्छी होती है। फर्दर्स, यहाँ पर फर्दर्स का क्या मतलब है, एड्स। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा तो हेल्थ भी उतनी ही अच्छी, बायोडाइवर्सिटी एड्स हेल्थ, ठीक है। द मोर वेराइटी और लैंडस्केप हैज़, एक ज़मीन के टुकड़े में जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी, द मोर सस्टेनेबल इट इज़, उतना ज़्यादा सस्टेनेबल वो लैंड का टुकड़ा होगा। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable level by a complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem। थोड़ी लंबी लाइन हो गई, टुकड़ों में समझो। एक ऑर्गेनिक फार्मर क्या काम करता है, वो बोलता है कि इंसेक्ट जिससे तुमको दिक्कत है, जिसको हम पेस्ट बोल रहे हैं, उसको आप पूरी तरह वहाँ से मार के ख़त्म मत करो, उसकी स्पीशीज़ को वहाँ से ख़त्म मत करो, क्योंकि वो वहाँ पर है तो उसका कुछ ना कुछ वहाँ पर यूज़फुल यूज़ भी होगा, सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। माना कि ये कीड़ा हमको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ये किसी न किसी क्रॉप को, किसी न किसी प्लांट को ख़राब कर रहा है, पेस्ट का काम कर रहा है, पर वो वहाँ पर है तो बायोडाइवर्सिटी को वहाँ से ख़राब ना करे। उस लैंड के टुकड़े में अगर वो है तो उसकी स्पीशी को वहाँ से ख़त्म करना करे। बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा, ठीक। हमने बोला सही है, तो क्या करें, तो बोला कि पूरी तरह ख़त्म ना करो, बल्कि बट इंस्टेड केप्ट एट मैनेजेबल लेवल, ऐसे लेवल पर रखो जिस पे आप उसको मैनेज कर सकते हो कि वो है भी पर आपकी क्रॉप्स और प्लांट्स को उतना नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, कि वो है भी, आपने उसको पूरी तरह इरेडिकेट, पूरी तरह रिमूव नहीं किया, पर आपने उसको एक ऐसे मैनेजेबल लेवल पर रखा, आप उसको मैनेजेबल लेवल यानी मैनेज कर पाने वाले लेवल पर रख रहे हो, जिसमें आपकी क्रॉप्स को आप मैनेज कर पा रहे हो, वो ख़राब नहीं हो रही है उसकी वजह से। अब ये हम कैसे करें, बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। उसके लिए पूरा एक सिस्टम लगता है जिसमें बहुत सारे चेक्स लगते हैं। चेक्स का मतलब चेक करना नहीं, चेक्स का मतलब इनहिबिट करना। यहाँ जब ऐसे चेक्स वर्ड आता है बेटा, तो इसका मतलब होता है इनहिबिट, तो आप उसको बढ़ने से रोक रहे हो ताकि वो एकदम से ज़्यादा ग्रो नहीं कर जाए। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लेवल पर हम बहुत सारे इनहिबिशन करते हैं, बहुत सारे बैलेंसेस बनाते हैं विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। जो एक लिविंग इकोसिस्टम है उस लैंडस्केप का, एक वाइब्रेंट यानी कि फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिस्टम, इकोसिस्टम है उस लैंडस्केप का। उस लैंडस्केप पे हमने एक सिस्टम फॉलो किया, बहुत सारे चेक्स लगाए, बहुत सारे बैलेंसेस करे, तब जाके हम उसको एक मैनेजेबल लेवल पर रख पा रहे हैं, पूरी तरह इरेडिकेट भी नहीं कर रहे और उससे नुकसान भी नहीं हो रहा। एक ऑर्गेनिक फार्मर ये चाहता है। क्यों चाहता है, क्यों, असर्शन रीजन निकालेंगे। ऑर्गेनिक फार्मर ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर कहता है कि एक लैंडस्केप में जितनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी अच्छी हेल्थ होगी, तो उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो आप ऐसा मत करिए कि एकदम से आपने उस लैंडस्केप से उस स्पीशी को मार के ख़त्म कर दिया। आप उसको ख़त्म मत करिए, कम करिए, चेक्स लगाइए और मैनेजेबल लेवल पर प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गया कि ऑर्गेनिक फार्मर क्या चाहता है। अब बात बदलेंगे। Contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field, fauna and flora. जो बात हमने अभी पढ़ी उसी को थोड़ा विस्तार में लिखा हुआ है, फिर से लाइन को टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कि भाई जो फार्मर जिसको बस पैसा बनाना है, फटाफट से अपनी क्रॉप की उसको लालच है, अपनी क्रॉप को बचाना, उसको दुनिया के फ्लोरा फौना से, उस लैंडस्केप के फ्लोरा फौना से और बायोडाइवर्सिटी से और इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं है कि उसका इकोसिस्टम कितना वाइब्रेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने कन्वेंशनली एक फार्मर क्या करता है, वो ऑफन यूज केमिकल मेथड, वो फटाफट से क्या करेगा, अपनी क्रॉप्स पे केमिकल छिड़केगा। अब केमिकल छिड़केगा तो बेचारा केमिकल क्या करे, केमिकल क्या करे, देखो अगर कोई केमिकल होगा बेटा, ठीक है, केमिकल मान लो पेस्ट किलिंग है, पेस्टिसाइड का काम कर रहा है, यानी इंसेक्टिसाइड का काम कर रहा है। अब ये केमिकल क्या करेगा, जब आप छिड़कोगे तो ये पहचान नहीं पाएगा किस इंसेक्ट को मारना है और किसको नहीं मारना है। ये पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड किल्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स और पेस्ट, इंसेक्ट्स और पेस्ट। पेस्ट किलिंग कोई केमिकल है, केमिकल कैसे समझेगा कि इस कीड़े को मारूं और इसको नहीं मारूं, उसका काम है कीड़े को मारना, वो जितने कीड़े होंगे उसको मार देगा। तो फार्मर का तो कन्वेंशनली काम हो गया, उसको जिस कीड़े से दिक्कत थी वो मर गया, पर हमारे इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी में, फ्लोरा फौना में क्या दिक्कत आई कि बहुत सारे कीड़े मर गए। एक तो जो खराब उस समय जिससे दिक्कत थी वो पूरा मर गया, हमको पूरा नहीं मारना है, हमको मैनेज करने की कोशिश करनी है, और दूसरा उसके साथ साथ यूजफुल इंसेक्ट्स भी किल हो गए हैं, ठीक है। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच ऑफन यूज केमिकल मेथड्स टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना उन दोनों में अंतर किए, बिना उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किए, इनडिस्क्रिमिनेटली दोनों मर जाते हैं। दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंटरेक्शन। तो अगर कन्वेंशनली जो होता है वो ना करके ऐसा सोचा जाए तो एक अच्छा अप्रोच होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच होगा, सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, जिसमें हर फार्मर को, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि वेब्स ऑफ इंटरैक्शन, आप समझते हैं ना, फूड चेन तो होती है, फूड वेब भी होता है, तो हर कोई किसी ना किसी से किसी ना किसी फॉर्म में इंटरैक्ट कर रहा है बिटवीन द माइरियड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का जाल है उसमें इंटरैक्शन हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, एक जाल बना हुआ है, वेब बना हुआ है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हमारा बेटा फिर से करते हैं, है ना, हमारा जो फ्लोरा और फौना है, बायोडाइवर्सिटी है, वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, उसमें माइरियड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इंटरैक्शन का जाल बना हुआ है। इसको सभी को समझना चाहिए, ये एक अच्छा अप्रोच होगा, होलिस्टिक अप्रोच होगा, ना कि कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस पे चलना चाहिए कि बस केमिकल छिड़का, यूजफुल हार्मफुल सभी इंसेक्ट्स को या ऑर्गेनिजम्स को मारा, लाइफ फॉर्म्स को मारा बिना उनको डिस्क्रिमिनेट किए, इनडिस्क्रिमिनेटली, और इकोसिस्टम का नुकसान किया। ये सब बोलने की बात है, कन्वेंशनली क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, हम वो सब पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible। अब देखो आपको NCERT में करेक्शन करना है, यहाँ पे यहाँ पॉसिबल की जगह आपको इम्पॉसिबल करना है। ये चीज़ हिंदी की NCERT में सही दी हुई है, बाई चांस से ये एक चीज़ है जो इंग्लिश के NCERT में गलत दी हुई है, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट जहाँ पर भी मिलेगा ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इम्पॉसिबल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मर क्या कह रहा है, तो तुम बचाओ, तुम बचाते नहीं हो, तुम तो सबको मार देते हो, तुमको तो एक होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए कि सभी फ्लोरा फौना को बचाओ। तो अब वो फिर से ऑर्गेनिक फार्मर क्या बोल रहा है
कि ऑर्गेनिक फार्मर कहता है कि तुम जिन क्रिएचर्स को, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स को, क्रिएचर मतलब बेटा ऑर्गेनिजम्स, जिन ऑर्गेनिजम्स को इरेडिकेट करना चाहते हो, मतलब रिमूव करना चाहते हो, इरेडिकेशन मतलब रिमूव करना, किल करना चाहते हो, जिनको तुम पेस्ट बोल रहे हो, वो सिर्फ इम्पॉसिबल ही नहीं है कि तुम भाई सोचो कि तुम उस पेस्ट को पूरी तरह खत्म कर दो दुनिया से, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल के साथ साथ अनडिजायरेबल भी है, ऐसा तुम्हें डिजायर भी नहीं करना चाहिए। फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ऐसा क्यों कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मर? कह रहा तुमने तो पेस्ट को मार दिया, यानी इंसेक्ट को मार दिया, पर तुमने ये तो सोचा ही नहीं कि उस इंसेक्ट का दुनिया में कोई ना कोई तो काम होगा, कोई ना कोई तो इंटरैक्शन उसका भी होगा किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो तुमने क्या किया, उसका बेनिफिशियल पार्ट खत्म कर दिया। जैसे फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स, पढ़ो फिर से यहां से कि but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive। क्योंकि जो इंसेक्ट उनके ऊपर पैरासाइट का काम करते होंगे या उनको खा के अपना पेट भरते होंगे, for without them the beneficial predatory and parasitic insect which depend upon them as food or host। भाई देखो यहाँ पे लाइन को समझना, ये आपको लिंक कर रहा है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से भी, पैरासिटिज्म से भी, वहाँ पर भी सब चीज़ें रिपीट होती हैं। एक जगह समझ जाएंगे तो दूसरी जगह इजीली समझते चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये एक, चलो एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक प्लांट है या क्रॉप है, ठीक है। इस पर एक इंसेक्ट आया जो तुमको पसंद नहीं है, तो तुमने क्या किया, इसको जान से मार दिया, यही करा। पर अब क्या होगा, इसका कोई ना कोई खुद का भी काम रहा होगा। ये जो इंसेक्ट है, ये वाला जो इंसेक्ट था, रुको एक मिनट, ये इस पर अटैक करने जो इंसेक्ट आया था बेटा, माना कि अभी अच्छा काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये इंसेक्ट आया इस पर अटैक करने, तो तुमने सोचा चलो इसको मार दें, पर इस इंसेक्ट का और भी काम है। क्या काम है? कोई और होगा, कोई और भी होगा जो इसको खाएगा, जो इसको खा के अपना पेट भरेगा। कोई और ऑर्गेनिज्म, कीड़ा होगा जो इसको खा के अपना पेट भरेगा, ठीक है। या कोई और ऑर्गेनिज्म होगा, जो कोई और ऑर्गेनिज्म होगा वो इसको अपने पेट में लेगा और पैरासाइट का काम करेगा, ठीक है। देखो अब पढ़ो, For without them the beneficial predatory and parasitic insects, एक को मान लो प्रीडेटरी लिख देते हैं, एक को प्रीडेटरी इंसेक्ट लिख देते हैं और एक को पैरासिटिक इंसेक्ट लिख देते हैं। ये ग्रीन येलो वाले को आपने प्रीडेटरी इंसेक्ट मान लिया और रेड वाले को आपने पैरासिटिक इंसेक्ट मान लिया। फॉर विदाउट देम द प्रीडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम, विच डिपेंड अपॉन दिस, ये वाला कीड़ा जिसको आप मारने की कोशिश कर रहे थे, एज फूड और होस्ट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फॉर विदाउट देम एज द बेनिफिशियली प्रीडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और which depend upon them as food। अच्छा, एक चीज उल्टी होगी बेटा, इसको सीधा कर देते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होगा जो इसको खाएगा और एक ऑर्गेनिज्म होगा जो इसका वेट कर रहा होगा कि भाई मैं तुम्हारी बॉडी में ही तो आके अपना न्यूट्रिशन लूंगा। ये रहा वो नया ऑर्गेनिज्म, समझे आप इस ग्रीन वाले को पेस्ट समझ के मार तो रहे थे, ये पेस्ट है, आप इसको मार तो दो,
पर आप इसको मार दोगे तो इस वाले ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, जो इसको खाएगा, प्रीडेटरी इंसेक्ट, यानी जिसने इसका काम किसकी तरह लिया है, फूड की तरह, ये बेचारा भी बिना खाने के तड़प तड़प के मर जाएगा। और ये वाले इंसेक्ट का क्या होगा, ये वाला इंसेक्ट, ये जो है अंदर है, उसके लिए तो ये वाला पैरासिटिक इंसेक्ट है, ये वाला पैरासिटिक इंसेक्ट है, जिसके लिए ये किसका काम कर रहा है, होस्ट का काम कर रहा है। तो इसको, इस वाले को होस्ट नहीं मिलेगा जिसको आप मारने वाले थे, ग्रीन वाले को, तो ये भी तड़प तड़प के मर जाएगा। यानी कि अगर आपने इसको पूरी तरह मार दिया तो सिर्फ ये नहीं मरेगा, ये जिसका खाना था वो भी मर जाएगा, और ये जो इसके अंदर आके अपना खाना बनाने वाला था वो भी मर जाएगा। यानी कि ग्रीन के साथ साथ येलो भी खत्म और रेड वाला भी खत्म। समझ में आ रही है बात? For without them, the beneficial predatory and parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive. ये भी नुकसान हो जाएगा। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. और इसीलिए हम चाहते हैं कम से कम टॉक्सिक केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाए, ताकि सबके सब पूरी तरह मर नहीं जाए, रेडिकेट नहीं हो जाए और इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले और भी ऑर्गेनिजम्स ना मर जाएं। ऐसा एक ऑर्गेनिक फार्मर चाहता है। An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field. एक फील्ड में कौन कौन सी फॉर्म रहती है वो जानना ज़रूरी है, प्रीडेटर का जानना ज़रूरी है, पेस्ट का जानना ज़रूरी है, उनकी लाइफ साइकिल समझना ज़रूरी है, उनके पैटर्न्स ऑफ फीडिंग, खाने की आदत समझना ज़रूरी है, उनका हैबिटेट समझना ज़रूरी होता है कि वो कौन से हैबिटेट में रहना प्रेफर करते हैं। इससे आप एक एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं कि भाई कैसे बायो कंट्रोल किया जाए कि पूरा इरेडिकेट ना करें, एक मैनेजेबल लेवल पर उसको मेंटेन करें, चेक्स लगाएं, बैलेंसेस लगाएं, ताकि फ्लोरा एंड फौना और वाइब्रेंट इकोसिस्टम उस लैंडस्केप का मेंटेन रह जाए। उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, आई थिंक मैंने कई बार रिपीट मोड में बोल दी हैं कि आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद हो गए होंगे। ये यहाँ पर हमने एनसीईआरटी डिकोड करी कि ऑर्गेनिक फार्मर क्या चाहता है, केमिकल से क्या दिक्कत होती है, ऑर्गेनिक फार्मर को क्या करना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं कि कहाँ, देखो फिर से समझो बेटा, टॉपिक स्किप नहीं हो जाए कि आपसे कि हम पढ़ने क्या वाले, हम पढ़ रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड का काम करे और पेस्ट को मार दे, ठीक है। तो इसके लिए हमने तामझाम पढ़ लिया, अब हम उसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो सबसे पहली एग्जाम्पल, The very familiar beetle with red and black markings, यानी बात कर रहे हैं लेडी बर्ड की। हम किसकी बात कर रहे हैं? लेडी बर्ड। लेडी बर्ड एक बीटल होती है जिसके ऊपर रेड और ब्लैक मार्किंग्स निशान होते हैं। एंड ड्रैगन फ्लाइज, हम पहला पढ़ रहे हैं लेडी बर्ड, दूसरा पढ़ रहे हैं ड्रैगन फ्लाइज। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? ये क्या है? ड्रैगन फ्लाइज इंसेक्ट में आती है, आर्थ्रोपोडा में आती है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटोज रेस्पेक्टिवली। मैं एग्जाम्पल लिखना शुरू कर रही हूँ बेटा। देखो एक तरफ क्या लिखेंगे, इस टॉपिक को आपके लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ। एक तरफ आप लिख रहे हो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप क्या कहते हो? माइक्रोब कहते हो, ठीक है। फिर आप लिख रहे हो कि ये एक बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहे हैं। तो बायो कंट्रोल किसका हो रहा है? बायो कंट्रोल किसका हो रहा है? यानी कि पेस्ट कौन है, इंसेक्ट कौन है, वीड कौन है। आप ऐसा बोल सकते हो, वीड साइड हम पढ़ नहीं रहे, पर अगर लिखना हो तो हम इधर ही लिखेंगे। वो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि जिसको हमें किल करना है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। और कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये किसका काम कर रहे हैं? ये बायो कंट्रोल इनका हो रहा है और ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये बायो पेस्टिसाइड का काम कर रहे हैं। ये बायो पेस्टिसाइड का काम कर रहे हैं और इस पेस्ट को मार रहे हैं, सही है।
अब ये काम आप केमिकल से करा सकते थे, पर आप केमिकल नहीं पढ़ रहे हो, आप माइक्रोब पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो। इसमें सबसे पहला आपने यहाँ पर लिखा लेडी बर्ड, ठीक है। लेडी बर्ड किसको कंट्रोल कर रही है? एफिड्स को, एफिड्स को किल कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल आपने पढ़ा ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज। ये ड्रैगन फ्लाइज किसको कंट्रोल कर रही है? मस्कीटोज को, है ना। अब देखो अगर हम इसको भरें तो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई खुद भी इंसेक्ट ही है, खुद भी इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को तो आप माइक्रोब बोलोगे नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म बोलोगे, यानी एक बायोलॉजिकल चीज तो हो गई, बायो कंट्रोल तो हो रहा है, पर माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट की एग्जाम्पल नहीं है ये। माना कि चैप्टर में आप माइक्रोब्स पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आप माइक्रोब्स पढ़ना चाहते हो एज बायो कंट्रोल एजेंट, पर यहाँ पे माइक्रोब बायो कंट्रोल एजेंट का काम नहीं कर रहे, यहाँ पर अभी कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? अगेन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया, यहाँ पर भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया। एक इंसेक्ट ने दूसरे इंसेक्ट को कंट्रोल किया, एक इंसेक्ट ने दूसरे इंसेक्ट को कंट्रोल किया, यानी ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट का काम किया। भी पहली एग्जांपल तो यही है। अब अगली में देखते हैं, देखो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। अब हम उसकी बात करेंगे जहां पर माइक्रोब बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहा है। दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करना है। कौन करेगा? बैक्टीरिया, बैसिलस थ्योरेंजिएंसिस, जिसको हम जनरली बीटी लिख देते हैं। अब जिसने बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर लगा लिया है उसको ये चीज़ भी अच्छे से डिटेल में पता है। यहाँ से उस चैप्टर को लिंक करके या वहाँ से इस चैप्टर को लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिख रही हूँ, कौन कंट्रोल करेगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिखा तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब ये वो एग्जाम्पल आई जिसके लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रोब। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थ्योरेंजिएंसिस, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बीटी, ठीक है। इसने किसको कंट्रोल किया? बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को, बटरफ्लाई को नहीं, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को, यानी बटरफ्लाई के लार्वा को, ठीक है। यानी एक माइक्रोब ने बायो कंट्रोल एजेंट का काम किया। और किसका बायो कंट्रोल किया? एक इंसेक्ट के लार्वा, बटरफ्लाई है क्या? इंसेक्ट पेस्ट। जहां पर भी बटरफ्लाई के लार्वा से दिक्कत हो रही होगी वहां पर हम ये वाला कंट्रोल कर रहे हैं। These are available in sachet of dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहाँ पर कर रहे हैं बेटा? ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स acts as pest on brassicas। देखो क्या दिया, ये ब्रासिका के जो पेड़ होते हैं ना उस पे, ब्रासिकाज एंड फ्रूट ट्रीज एंड फ्रूट ट्रीज। अब फ्रूट के ऊपर क्या होता है? नेक्टर खाने के लिए भागते हैं, अपना खाना पेट भरने के लिए जाते हैं, उसकी जो स्मेल होती है, कलर्स होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए जाते हैं। तो ब्रासिकाज और फ्रूट ट्रीज के ऊपर ये थे और जाके नुकसान कर रहे थे, फ्रूट को सड़ा रहे थे। तो हमने बीटी के सैशे आते हैं, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, किस फॉर्म में? ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की स्टेजेस होती है ग्रोथ की, उसमें जो स्पोरुलेशन के टाइम पर स्पोर्स बनते हैं उसका सैशे आता है। इसको पानी में मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसके ऊपर छिड़क देंगे। जब इसके ऊपर छिड़केंगे तो ये किल हो जाएगा, ये किल हो जाएगा, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन सैशे dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees where these are eaten by the insect larva। जब आप इससे छिड़केंगे, इसके ऊपर छिड़केंगे तो इसके भी पेट में जाएगा, ठीक है। जब इसके पेट में जाएगा तो चलो थोड़ी सी बायोटेक्नोलॉजी याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
जब आप इसके ऊपर छिड़केंगे तो इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, तो इनके पेट में जाएगा, इनके पेट में जाएगा, गट में। गट के भी कौन से पार्ट में? मिड गट में। मिड गट में होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन पीएच होता है। अल्कलाइन पीएच में क्या होगा बेटा, इनके अंदर एक टॉक्सिन होता है, बीटी के अंदर एक टॉक्सिन होता है, इट इंक्लूड्स अ टॉक्सिन जिसको आप बीटी टॉक्सिन कहते हैं, जो कि प्रो टॉक्सिन के फॉर्म में होता है, मतलब इनएक्टिव होता है। जैसे इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है, एक्टिव हो जाता है टॉक्सिन, और एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, फिर जो लार्वा है उसके मिड गट में परफोरेशन करता है, छेद। चलो बेटा, ये टॉपिक कंप्लीट तो हो गया था, बट देन आई नोटिस्ड कि शायद बीच में वॉल्यूम चला गया है यहाँ कहीं से, जब मैं आपको थर्ड पॉइंट पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ से पूरा एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है, जहाँ से वॉल्यूम चला गया है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। तो यहाँ से देखो, थर्ड हम पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस ने क्या करा, कैटरपिलर को कंट्रोल करा। आपको यहाँ तक तो समझ में आया कि जो इसके स्पोर है वो छिड़क देते हैं, अपन का एक्टिव हो जाता है मिडगट के अंदर। मिडगट में एक्टिव होने के बाद टॉक्सिन एक्टिव होने के बाद क्या करता है, टॉक्सिन एक्टिव होगा तो लार्वा के गट के मिडगट में सेल में परफोरेशन कर देता है, छेद कर देता है, जिससे पानी अंदर जाता है, सेल स्वेलिंग होती है, सेल फट जाता है, और बैक्टीरिया की लार्वा की गट में आयन इनिबिशन नहीं हो पाने, आयन के अपटेक का इनिबिशन होने की वजह से वो तड़प तड़प के मर जाता है। पर इसकी सारी डिटेल आप पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी में, पढ़ लिया है तो याद आ रहा होगा, नहीं तो आप पढ़ोगे उस चैप्टर में, ये सब इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो आप ये सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, आप उसका वेट करोगे, और वहाँ पर ये सब कुछ डिटेल में किया गया। वंस आप दोनों जगह पे पढ़ लोगे तो आपको दोनों लिंक होता रहेगा ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। अब देखो, शायद मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि ये सैशे में होते हैं, फिर हम पानी में मिला के इनको ब्रासिका फ्रूट जूस, फ्रूट ट्रीज के उस पर स्प्रे कर देते हैं और इंसेक्ट उसको खाता है। तो इन द गट ऑफ द लार्वा, कौन सा लार्वा, कैटरपिलर लार्वा के गट में, यानी कौन से गट में, मिड गट में, ये जो टॉक्सिन है जो एक्टिवेट हो जाता है इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। द बैक्टीरियल डिजीज, वो जो लार्वा है उसको बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा ये खाने की वजह से, विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, और इंसेक्ट को कुछ नहीं होगा, और जो लार्वा है, कैटरपिलर है, वो इसको खाएगा, मर जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डेकेड और सो, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अगेन बायोटेक्नोलॉजी में आपने ये सब पढ़ा है कि साइंटिस्ट ने क्या करा, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के अंदर ये जो टॉक्सिन का जीन है, इस जीन को हम देखो टॉक्सिन बना है तो किसी जीन से बना होगा, उसको हम बीटी जीन कहते हैं, उसको क्राई जीन बोला जाता है, CRY स्मॉल में लिखते हैं क्राई जीन। तो बीटी जीन, ये जो क्राई जीन है वो इस प्लांट के अंदर ही डाल दिया। आपको भी ये नहीं करना पड़ेगा, आप क्या करो, इस फ्रूट ट्री, मान लो कोई ट्री है, उसके अंदर ही बीटी टॉक्सिन बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर ही जीन डाल दोगे तो इसके अंदर ही टॉक्सिन बन जाएगा, लार्वा आएगा, इसको खाएगा, खुद ही मर जाएगा। ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट से क्या हुआ है कि बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का ये जो टॉक्सिन का जीन है, यानी जो बीटी टॉक्सिन का जीन है, ये जीन को ही प्लांट में डाल दिया गया। ऐसे प्लांट को हम बीटी प्लांट या बीटी क्रॉप कहते हैं। ऐसे क्रॉप की एक एग्जांपल है बीटी कॉटन। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, क्योंकि अब इन प्लांट को अगर अटैक करेगा इंसेक्ट, इन प्लांट को अगर इंसेक्ट अटैक करेगा तो इस प्लांट के अंदर बीटी जीन होने की वजह से बीटी टॉक्सिन बन गया है, इनएक्टिव पड़ा हुआ है। ये इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा तो ये टॉक्सिन उसके पेट में जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा उसके मिडगट में, और ये इंसेक्ट मर जाएगा, तो वहां पर ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन इसकी एक एग्जाम्पल है जो कि कल्टिवेट की जा रही है कुछ स्टेट्स में, और इसके बारे में आप और कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी में। ये हो गया आपकी 3 एग्जाम्पल्स। अगले पे आते हैं, अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड बाय यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज द फंगस ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पे हमने 4th नंबर लिखा, एक ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस। फंगस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ना बेटा, ये रूट इकोसिस्टम में बहुत सारे पाया जाता है। अब रूट्स में लगने वाले जो पैथोजन है जिसकी वजह से उस प्लांट को डिजीज हो सकता है, वहां पर ट्राइकोडर्मा है और उन प्लांट पैथोजन को किल करता है। तो
Trichoderma species are free living fungus that are very common in root ecosystem. They are effective biocontrol agent of several plant pathogen. तो ट्राइकोडर्मा मतलब ऐसा होता है कि ये मान लो प्लांट है, ये इसकी रूट है, रूट में यहाँ पर ट्राइकोडर्मा प्रेजेंट है, रूट में ट्राइकोडर्मा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आने वाले पैथोजन को ये ट्राइकोडर्मा मार देता है। जो भी पैथोजन आके इस प्लांट को डिजीज देने वाले हैं, उन प्लांट पैथोजन को ट्राइकोडर्मा मार देता है। यानी ट्राइकोडर्मा ने किसका काम किया? बायो कंट्रोल एजेंट। ये जो बायोलॉजिकल पेस्ट इंसेक्ट पैथोजन आ रहा था उसको मार दिया और प्लांट को बचा लिया। तो ट्राइकोडर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब एक्टिंग एज एन बायो कंट्रोल एजेंट। किसका कंट्रोल कर रहे हैं? प्लांट पैथोजन का। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। अब आते हैं लास्ट, दैट इज बैक्यूलोवायरस। ध्यान से सुनो, बैक्यूलोवायरस क्या है? एक वायरस है। वायरस क्या हो गया? माइक्रोब हो गया। और ये बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस में आता है। बैक्यूलोवायरस एक ऐसा वायरस है जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस के अंदर आता है। चलो ठीक है, अब हम इस वायरस का इस्तेमाल माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट में कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा माइक्रोब है। कैसे? ये प्लांट और क्रॉप पर लगने वाले इंसेक्ट और पेस्ट को मारता है। हमको यही चाहिए, बायोपेस्टिसाइड चाहिए। तो ये बायोपेस्टिसाइड का काम कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? बायो कंट्रोल कर रहा है, इंसेक्ट या पेस्ट का। कैसे? कि ये खुद ही पैथोजन का काम करता है इंसेक्ट्स और कुछ और आर्थ्रोपॉड्स के लिए। कुछ और आर्थ्रोपॉड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर्थ्रोपॉड के अंदर क्लासेस आती है। इंसेक्ट एक क्लास है, वैसे क्रस्टेशियन होती है, एरेक्निड होती है। तो इंसेक्ट्स और कुछ और आर्थ्रोपॉड्स के लिए ये वायरस पैथोजन है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा? देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी था, आवाज चली गई थी। ये प्लांट है बेटा, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर मान लो ये आके लग गया इंसेक्ट पेस्ट, ये आके लग गया इंसेक्ट पेस्ट। तो आप क्या करो? बैकुलोवायरस को यहाँ पर लेके आओ। बैकुलोवायरस इसको डिजीज करा के इसको मार देगा, तो जिसकी वजह से ये वाला क्रॉप जो है बच जाएगा। सिंपल। जिस पेड़ को कीड़े से दिक्कत है उस कीड़े को डिजीज करा के मार दो, और उसको डिजीज कौन कराएगा? बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस एक वायरस है, एक ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के अंदर आता है। ये कंट्रोल कर रहा है, बायो कंट्रोल कर रहा है किसका? इंसेक्ट पेस्ट का। कैसे कर रहा है? ये इसके लिए पैथोजन का काम करता है। तो आपने इसको डिजीज करा दिया, इसको डिजीज करा दिया, तो ये इसको परेशान नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। आगे एनसीईआरटी कहती है कि बैकुलोवायरस एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि बैकुलोवायरस मारता तो है इंसेक्ट और आर्थ्रोपॉड्स को, उनके लिए पैथोजन का काम तो करता है, पर ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, जिसको बोलोगे वो ही मारेगा। ये बैकुलोवायरस स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब एकदम टारगेटेड स्पीशीज को ही मारता है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि कोई इंसेक्ट है, उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, तो सबको मार देगा, ऐसा नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता, बहुत नैरो स्पेक्ट्रम, स्पेसिफिक जाके उसको ही मारेगा जिसके लिए काम करता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। और तो और जब आप इसको इस पर छिड़कोगे ये इसको मारेगा, तो इसके ऊपर कोई नुकसान नहीं करता, क्रॉप के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। देखो, दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक narrow spectrum insecticidal application. They have been shown to no negative impact on plant, mammal, bird, fish or even non-targeted insect. और तो और यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर, इस क्रॉप के ऊपर कोई और इंसेक्ट होगा तो उसको भी नहीं मारेगा ये बैकुलोवायरस। प्लांट, क्रॉप, मैमल, बर्ड, फिश किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। नैरो स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक काम करता है क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। और तो और ये इंसेक्ट को डिजीज तो करता है पर सिर्फ टारगेटेड इंसेक्ट को, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ये नॉन टारगेटेड इंसेक्ट तक को नहीं मारता, तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ टारगेटेड स्पीशीज को खत्म करता है। जिससे फायदा कब होता है बेटा, अगर केस नंबर 1 हम एक IPM प्रोग्राम चला रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम।
यहाँ पर आप क्या करेंगे, IPM अपने फुल फॉर्म में ऐड कर लेंगे। IPM इज इंटीग्रेटेड पेस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है बेटा जिसमें हम कहते हैं कि बेनिफिशियल इंसेक्ट का, बेनिफिशियल पेस्ट को कंजर्व करो, उसको मत मारो। तो अब देखो, बेनिफिशियल को नहीं मारेगा, सिर्फ टारगेटेड को मारेगा, नॉन टारगेटेड को नहीं मारेगा। केस नंबर 2, आप एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में काम कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा एरिया जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, मतलब जिसका फ्लोरा फौना कम हो रहा है या एकदम से कम हो सकता है, या आपने कोई भी नुकसान उसमें आप नहीं झेल सकते कि भाई जिससे दिक्कत है उसको तो मारो, पर जिससे दिक्कत नहीं है उसको मत मारो। नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को मत मारो, क्रॉप एनिमल्स मैमल्स इन सबको कोई दिक्कत मत करो, बर्ड स्पीशीज को कोई दिक्कत ना करो। तो आप उसके इकोलॉजी को बचाना चाहते हैं, उसके इकोसिस्टम को उतना ही वाइब्रेंट रखना चाहते हैं, फ्लोरा फौना को कंजर्व करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा उसमें एक माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है। कब? जब IPM चला रहे हैं, मतलब आप बेनिफिशियल पेस्ट को बचाना चाहते हैं, जब आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों ही टाइम पर आप बैकुलोवायरस का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपॉड्स को मारता है, उनके लिए पैथोजन का काम करता है, पर ये नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को नहीं मारता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। तो ये 5 एग्जाम्पल हो गए जो मैंने यहाँ पर लिखी थी बेटा पेज नंबर 1 पे। देखो कि हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें हमने पहला एग्जांपल पढ़ा लेडी बर्ग और ड्रैगन फ्लाई का, दूसरा हमने पढ़ा कि बैसिलस thuringiensis, तीसरा हमने पढ़ा ट्राइकोडर्मा, और चौथा पढ़ा हमने बैकुलोवायरस। जिसमें से बेटा ये तीनों एग्जांपल किसकी हो गई? माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की। कैसे? क्योंकि ये माइक्रोब नहीं है, ये भी बायो कंट्रोल कर रहे हैं। कौन किसका कर रहा है मैंने ये भी लिख दिया, टेबल बन गई। यहां पर देखो, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, ये रहा लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। बायो कंट्रोल किसका कर रहे हैं? एफिड्स और मस्कीटो का, पर माइक्रोब नहीं है। लार्वा को मार रहा है बैक्टीरिया, ये माइक्रोब है, तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की एग्जाम्पल हुई। फिर फंगस इसको मार रहा है, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। फिर वायरस इसको मार रहा है, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो आपको इतनी एग्जांपल करनी है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो इतना ही आपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको कवर करा दी है, और ये 5 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, टेबल के फॉर्म में लिख लीजिए, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।